ब्रेक के बाद आपका स्वागत है ग्रैंड न्यूज में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ग्रैंड न्यूज के संपादक संजय शुक्ला जी। आइए इन दोनों घोषणा पत्रों की विस्तार से विश्लेषण करते हैं और भारत के ताजा रुझानों के बारे में भी विस्तार से चर्चा करते हैं संजय शुक्ला सर के साथ। सर, ताजा रुझान बता रहे हैं कि एनडीए 293 सीटों पर है, इंडिया गठबंधन 233 और अन्य 17 सीटों पर है। सर, वैसे 400 पार का नारा दिया था बीजेपी ने, कितना आपको ये सही साबित होता दिख रहा है? 400 पार का नारा जो दिया था, ताजा रुझानों के हिसाब से 400 पार होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है? जरूर ये तो है, मुझे भी लग रहा है 400 पार कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में थे वाजपेयी एनडीए गठबंधन, और कहीं ना कहीं 300 पार भी हो जाए तो मुझे लग रहा है कि बहुत है सरकार बनाने के लिए। और राहुल गांधी का जो यात्रा रही वो सफल होती ही रही दिख रही है, और गठबंधन इंडिया गठबंधन अपने लक्ष्य से काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है उनका। जी, इंडिया गठबंधन हम देख रहे हैं, ताजा रुझानों के हमारे पास आंकड़े मौजूद हैं। इंडिया गठबंधन से जैसी उम्मीद थी उससे काफी ज्यादा अच्छा इंडिया गठबंधन कर रही है। राहुल गांधी के अगर हम ताजा अपडेट्स की बात करें तो राहुल गांधी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके ताजा आंकड़े भी हमारे पास मौजूद हैं। सर, इनके दोनों के मैनिफेस्टोज भी हमने अभी विस्तार से उसके बारे में भी हमने विश्लेषण किया। तो इन लोगों के जो मैनिफेस्टो में, दोनों के मैनिफेस्टोज में था कि महतारी वंदन योजना, महिलाओं के लिए काफ़ी सारी योजनाएं थी, प्लस हमारे युवाओं के लिए काफ़ी योजनाएं थी, फ्री बिजली, फ्री राशन। दोनों के मैनिफेस्टो को देखते हुए, उनका आकलन करते हुए आपके क्या विचार हैं? देखिए, भाजपा ने महतारी वंदन योजना लाया, उसके टक्कर में कंपेरिजन में गृह लक्ष्मी योजना इन्होंने लाया, जिसके तहत 1 लाख रुपए इन्होंने देने का वादा किया है महिलाओं को। और इसके लिए तो एक लाइन कतार लग गई खाता खोलने के लिए। तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे स्टेट में महिलाओं की, एक वर्ग विशेष महिलाओं की इतनी लंबी लाइन लगी कि पुलिस बुलानी पड़ी वहाँ। जी, ये हम सब ने देखा, पूरे देश ने देखा। हाँ, तो उनको कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन आ रही है और उनके खाते में 1 लाख रुपए आएंगे, 8,500 रुपए महीने आएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। ये सिर्फ चुनावी घोषणाएं थी, सरकार बनेगी तब उनके खाते में आएंगे, और फिलहाल इंडिया गठबंधन की सरकार बनती नजर नहीं आ रही। जी हाँ, ताजा आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में ने 400 पार का नारा तो दे दिया है, पर 400 पार के 300 भी थोड़े मुश्किल ही लग रहे हैं। सर, एमपी की तरफ अगर बढ़ते हैं तो एमपी में छिंदवाड़ा में बीजेपी कभी जीती नहीं थी, और अब एमपी में क्लीन स्वीप है। बीजेपी ने 29 की 29 सीटों पर जीत हासिल की है। देखिए, छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ रहा है जी। पूरे प्रदेश में भले हार हो जाए, लेकिन छिंदवाड़ा सीट जरूर जीतती रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। छिंदवाड़ा कमलनाथ के प्रतिष्ठा का प्रश्न था। इस बार उन्होंने अपने पुत्र नकुल नाथ को टिकट दिलवाया, लेकिन वो भी अभी 56,000 मतों से, फिलहाल करंट में ये आंकड़े हैं कि 56,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं बंटी साहू से। तो ऐसा लग रहा है कि छिंदवाड़ा सीट भी इस बार कांग्रेस गंवा रही है, और पूरा क्लीन स्वीप 29 की 29 सीट भाजपा के कब्जे में होने जा रही है। जी हाँ, एमपी में क्लीन स्वीप हुआ है। भाजपा ने 29 की 29 सीटों पर कब्जा जमाया है। वैसे उम्मीद तो नहीं थी, पर उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन किया है भाजपा ने एमपी में। सर, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यूपी की तरफ बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं। हमारे देश का काफी बड़ा राज्य है, और पिछली बार 65 सीटें जीती थी यूपी में भाजपा ने। हाँ, इस बार यूपी में प्रदर्शन कमजोर रहा है। कांग्रेस आगे चल रही, 40-41 और कांग्रेस आगे है, 40-41 सीटों पर आगे चल रही है। उस हिसाब से एनडीए गठबंधन पिछड़ता नजर आ रहा है। राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, धारा 370, ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जो जिनका फायदा मिलने की एनडीए को उम्मीद थी, वो मिलता नजर नहीं आ रहा है। राम मंदिर सबसे बड़ा हिंदू धर्म का राम मंदिर का मुद्दा था, राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा था जिसे यहाँ पूरा किया मोदी सरकार ने, और उन्हें उम्मीद थी कि इस बार 62 से अधिक सीटें वो उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रही। सपा इंडिया गठबंधन अच्छी वहाँ प्रदर्शन पे रही है, और उनका आंकड़ा पहले से काफी बेहतर नजर आ रहा है। बिल्कुल। और कांग्रेस जैसे आगे चल रही है, तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जितने वादे हैं, क्या आपको लगता है यूपी में अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो क्या वो वादे वो निभाएंगे?
नहीं, कांग्रेस अभी उत्तर प्रदेश में तो अभी विधानसभा चुनाव दूर है जी। अभी तो लोकसभा चुनाव है और योगी आदित्यनाथ की वहाँ सरकार चल रही है जी। उनका कार्यकाल अभी बचा हुआ है। ये है कि वहाँ प्रदर्शन बेहतर, सबसे अधिक देश में सबसे अधिक सीटें 80 सीटें उत्तर प्रदेश में ही हैं जी। और जनरली आज तक भारत के इतिहास में देखा गया है उत्तर प्रदेश से ही जनरली प्रधानमंत्री चयनित होते हैं जी। बहुत कम ऐसा हुआ है एक दो बार जिसमें अदर प्रदेश से प्रधानमंत्री चुने गए हैं, बिहार हो गया, कर्नाटक हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश से ही ज़्यादातर प्रधानमंत्री बने जी। तो इसलिए भारतीय इतिहास में, देश में, लोकतंत्र में, केंद्र में, दिल्ली में सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान होता है। इसलिए सारे राजनीतिक दलों का लक्ष्य रहता है उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक सीटें जीतना और अपनी सरकार वापस पाना। सर, ताज़ा अपडेट ये भी आई है सुबह से कि गांधीनगर से अमित शाह ने जीत दर्ज कर दी है। पूरे देश में ये पहली जीत हुई है कि गांधीनगर से अमित शाह ने जीत दर्ज कर ली है। ये तो है, गुजरात में तो भाजपा का होल्ड रहा ही है और अमित शाह काफ़ी कद्दावर नेता है जी। उन्होंने पूरे देश में दौरा किया, चुनाव प्रचार किया और जहाँ जहाँ दौरा किया तो वहाँ काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। 5 लाख से अधिक वोटों से उन्होंने अभी बढ़त बनाए हुए हैं, लगभग उनकी जीत तय मानी जा रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में हम देखें तो शिवराज सिंह भी लगभग 5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। 2.5 लाख वोटों से गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं वो भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। उसी तरह खजुराहो में भी वीडी शर्मा 2 लाख से ऊपर वोटों से आगे चल रहे हैं। इसको कह सकते हैं कि इनकी जीत लगभग सुनिश्चित मानी जा रही है। जी सर, कद्दावर नेता की अगर बात करें तो स्मृति ईरानी बीजेपी की काफी बड़ी नेत्री हैं और फिलहाल वो पीछे चल रही हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी काफी पीछे चल रही हैं, लगभग 27,000 वोटों से वो पीछे चल रही हैं। हाँ, यूपी का काफी हाई प्रोफाइल सीट है, गांधी परिवार का गढ़ रहा है अमेठी और कई सालों से भारत में अमेठी में गांधी परिवार का ही राज रहा है। लेकिन ये मिथक स्मृति ईरानी जो फिल्म जगत से आई है उन्होंने तोड़ा और पिछली बार उन्होंने वहाँ जीत दर्ज की थी। अंतिम समय तक अमेठी से प्रत्याशी तय करने में कांग्रेस को काफ़ी दिक्कत हुई। लास्ट समय में सोनिया गांधी के पीए को उन्होंने शर्मा को वहाँ उतारा, लेकिन वो भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें गांधी परिवार का लाभ मिल रहा है और वो स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री है और सुषमा स्वराज के बाद भाजपा में सबसे बड़ी अभी वक्ता भी मानी जा रही है उन्हें, तो उनका पीछे रहना एक प्रकार से काफ़ी आश्चर्यजनक माना जा रहा है। जी हाँ, काफ़ी आश्चर्यजनक बात है कि फिल्म जगत से आने के बाद स्मृति ईरानी ने काफ़ी बड़े पैमाने पर अपने आप को साबित किया, बीजेपी में एक बड़े नेता के पद को हासिल किया और आज के इलेक्शंस में वो 27,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। अगर फिल्म जगत से ही आने की अगर हम दूसरे नेताओं की बात करें तो हमारे पास अभी कंगना रनावत भी मंडी में आगे चल रही हैं। तो कंगना रनावत के जो प्रदर्शन है, कंगना रनावत का प्रदर्शन, पहली बार वो इलेक्शन लड़ रही हैं, पहली बार वो किसी पद के लिए लड़ रही हैं, तो उन्होंने बढ़त बनाए रखी हुई है। जी हाँ, सही बात है। मंडी लोकसभा कंगना रनावत जो फिल्म जगत से आती है वो समय समय पे अपने हिंदुओं के पक्ष में बयान देते रही है, जो उन्हें काफ़ी विवादित भी रहा है। उनका बयान कई देश में विवादों का घेरे में भी रही है और उसे देखते हुए भाजपा ने उन्हें टिकट दिया है, लेकिन वो इतना बेहतर उनका प्रदर्शन नहीं दिख रहा है। लेकिन कहीं न कहीं अभी काफ़ी लंबा है, चुनाव मतगणना अभी होना, काफ़ी शाम तक परिणाम आएंगे, इसलिए अभी इसे अंतिम रुझान नहीं कहा जा सकता। सब महिला नेताएं हमारे देश में अभी काफी रुझान में, महिलाओं को देखते हुए काफी सारे वादे किए गए दोनों मैनिफेस्टो में, बीजेपी के भी और कांग्रेस के भी। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 50% तक रिजर्वेशन और गरीब लड़कियों को सालाना 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। देखिए, ये सब चुनावी वादे रहते हैं, इसे पूरा करना सरकार में आए तो वाली बात होती है। सरकार आना भी फिलहाल कोई संभव दिख नहीं रहा। ताज़ा रुझानों को देखें तो सरकार इंडिया गठबंधन की आती नहीं दिख रही है, एनडीए गठबंधन रिपीट होती दिख रही है। इसलिए सरकार में आए तो वाली बात, ये हवाई बातें, चल रही है, चुनावी घोषणाएं इसे कह सकते हैं, जिसको पूरा करना फिलहाल संभव नजर नहीं आ रहा है।
तो कांग्रेस के जितने न्याय पत्र में वादे हैं, जितने उन्होंने जातिगत जनगणना कराना है, 1 साल में SC ST OBC वर्ग के रिक्त पदों को भरना है और 25 लाख रुपए के वादे जो हैं, ये सारे अभी संभव होते दिखाई नहीं दे रहे। अगर ये सरकार बनी, अगर ये सरकार में आए तो ये अगर जो वर्ड है ये इन पे भारी पड़ता दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है जी। इंडिया गठबंधन और NDA गठबंधन जी। दोनों अपने संकल्प पत्र, एक तो संकल्प पत्र नाम दिया भाजपा ने, उन्होंने न्याय पत्र नाम दिया है। और इसमें मोदी जी अगर सरकार बनती है तो मोदी जी अपने वादे, अधिकांश वादे 2019 के काफी वादे उन्होंने पूरे किए हैं, चाहे 3 तलाक हो, धारा 370 का मुद्दा हो, महिलाओं को गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना हो, घर घर शौचालय हो, PM आवास हो, ऐसे काफी गरीबों के हित में उन्होंने काम किया है, जिसका लाभ उन्हें इस चुनाव में मिलता नजर आ रहा है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी इस रेस में शामिल है। अगर उन्होंने इस पद पर फिर से जीत हासिल कर ली तो ये उनकी हैट्रिक होगी कि तीसरी बार वो प्रधानमंत्री के पद पर काबिज होंगे। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने काफी सारे वादे किए थे, काफी सारे वादे उन्होंने पूरे भी किए, पर फिर भी लगातार कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाते हुए उन्होंने हर उनके वादे पर मुद्दा बनाया, हर उनके किए हुए कामों पर उन्होंने विरोध जताया है। उनमें से एक सबसे बड़ा विरोध था कि बेरोजगारी और महंगाई लगातार बढ़ी है, बेरोजगारी में भी लगातार इजाफा हुआ है। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था बीजेपी ने, और महंगाई तो हम सभी देख रहे हैं, पेट्रोल हो, रसोई गैस हो, दूसरी जरूरत के सामान हो, हर चीज महंगी हुई है। जी हाँ, ये कह सकते हैं हम, महंगाई पे अंकुश NDA सरकार नहीं लगा पाई। हाँ, लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन भारत देश का नाम वैश्विक स्तर पे मोदी जी ने ऊंचा किया है। आज बड़े बड़े देश भी मोदी जी के सामने यानी अपना लोहा मानते हैं मोदी जी का। इसलिए अपन कह सकते हैं कि भारत देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा करने के लिए मोदी को काफ़ी बड़ा नेता माना जाता है। और उनकी टक्कर का फिलहाल हमारे देश में इंडिया गठबंधन में कोई नज़र नहीं आ रहा है। वहाँ तो कोई अभी PM का दावेदार भी नज़र नहीं आ रहा, इतनी बटी हुई है इंडिया गठबंधन। तृणमूल कांग्रेस से गठबंधन जरूर है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतार रही है। वहाँ कांग्रेस को उन्होंने समर्थन नहीं दिया है पश्चिम बंगाल में, इसलिए वहाँ और भी इसके अलावा और कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ऐसे कई स्टेट हैं जहाँ कांग्रेस का गठबंधन, इंडिया गठबंधन विफल रही है। इसका खामियाजा इस चुनाव में इन्हें भुगतना पड़ रहा है। जी हाँ, खामियाजा कहीं ने और आगे भुगतना ना पड़ जाए, क्योंकि ताजे आंकड़े जो बता रहे हैं, फिलहाल हमारे पास गुजरात के आंकड़े हैं, NDA 24 सीट पर है, इंडिया गठबंधन 2 सीट पर है और अन्य ने अभी तक खाता ही नहीं खोला। हरियाणा के ताजे आंकड़े हमारे पास हैं, NDA 5 सीट पर, इंडिया गठबंधन 5 सीट पर और अन्य ने अभी तक वहां भी हरियाणा में भी खाता नहीं खुला है। हिमाचल प्रदेश की तरफ बढ़े तो NDA अभी 4 सीट पर है, इंडिया गठबंधन का खाता खुला ही नहीं है, अन्य का भी यही हाल है। जम्मू कश्मीर में भी NDA 2 सीटों पर और इंडिया गठबंधन 1 सीट पर है, अन्य ने 2 सीटों पर अभी फिलहाल कब्जा जमा रखा है। झारखंड जो कि हमारे पड़ोसी राज्य हैं, छत्तीसगढ़ के, NDA ने उस पे 8 सीटों पे वो दर्ज हो चुकी है, इंडिया गठबंधन 2 पे है और अन्य में अभी कोई सीट दर्ज नहीं हुई है। सर, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें हम, तो छत्तीसगढ़ में बृजमोहन अग्रवाल काफी बड़ा नाम है और काफी बड़े नंबरों से उनकी बढ़त बनाए रखे। उन्होंने लगभग 1.5 लाख वोटों से, 2,28,29,000 वोटों से, उन्होंने 1,29,000 वोटों से उन्होंने बढ़त बनाए रखी है। तो क्या ये जीत की तरफ जा रहे हैं या विकास उपाध्याय की सीट पे, विकास उपाध्याय पे अभी भी उम्मीद जारी है कि विकास उपाध्याय अभी भी जीत सकते हैं, या बृजमोहन अग्रवाल जीत दर्ज करके ही रहेंगे? देखिए, बृजमोहन अग्रवाल अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से मंत्री रहे हैं और इस छत्तीसगढ़ में काफ़ी उनका दबदबा है। उन्हें चुनाव का गुरु माना जाता है जी। जो सीट भी जहाँ नहीं जीतती पार्टी, वहाँ चुनाव संचालक बनाकर बृजमोहन अग्रवाल को भेजा जाता है और वहाँ पार्टी जीत करके आती है। जी हाँ, काफी कद्दावर नेता है। 7 बार वो विधायक रहे हैं और ये पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ सोच समझ के पार्टी ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया है। उनके हार का तो सवाल पैदा नहीं होता है। 1.5 लाख का मार्जिन काफी लंबा होता है। इसी तरह विजय बघेल, पिछली बार विजय बघेल सर्वाधिक मतों से 4.5 लाख मतों से दुर्ग लोकसभा से जीत दर्ज की थी। इस बार भी वो 1 लाख से अधिक वोटों से जीत रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं इसी तरह रायगढ़ लोकसभा से भी राधेश्याम राठिया 6 लाख
5-6 हज़ार से वोटों से आगे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि विजय बघेल और बृजमोहन अग्रवाल ये दोनों ही सर्वाधिक, दोनों में से कोई एक सर्वाधिक मतों से प्रदेश में जीतने वाले प्रत्याशी हो सकते हैं। जैसे सर छत्तीसगढ़ में सीएम का चेहरा सीएम साय है, विष्णुदेव साय हैं, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी का चेहरा कहीं ना कहीं अब बृजमोहन अग्रवाल हो जाएंगे छत्तीसगढ़ में? देखिए, ये लोकसभा का चुनाव है, बृजमोहन अग्रवाल तो अब सेंट्रल में जाने वाले हैं जी। उनका पद खाली होगा, विधायकी पद खाली होगी, 6 महीने के अंदर चुनाव भी कराना होगा। अब उसमें टिकट के दावेदार भी अभी लंबी है जी। हालांकि मंत्रियों की भी, मंत्री का सीट भी खाली होगा, एक मंत्री भी कम हो जाएंगे, तो लंबे कई हैं। अमर अग्रवाल है, अजय चंद्राकर हैं, लिस्ट काफी लंबी है, राजेश मूणत है, ऐसे काफी लोग हैं जो मंत्री पद की राह देख रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल सेंट्रल में जाए और उन्हें मंत्री पद मिले, उपचुनाव हो, और उपचुनाव में भी लड़ने वाले काफी लंबी फहरिस्त है। और यहाँ सीएम बदलने का फिलहाल तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, सेंट्रल की राजनीति होगी। अब देखना यह है कि छत्तीसगढ़ से केंद्रीय मंत्री के रूप में किसे चुना जाता है, मोदी सरकार में किसे चयनित किया जाता है। जी हाँ, ये देखने वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़ से केंद्रीय मंत्री कौन चुना जाता है और कौन आगे बढ़ता है। सर, अब हम मैनिफेस्टो के ऊपर अगर हम वापस आए तो आयुष्मान भारत योजना भाजपा सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में जारी की थी और ये कहा था कि फ्री बिजली और फ्री राशन, मुफ्त राशन अगले 5 सालों तक जारी रहेगी। देखिए, फ्री बिजली राज्य सरकार तो दे रही थी जी, और केंद्र सरकार किसानों को सिर्फ दे रही। फ्री बिजली वो भी सिर्फ किसानों को, यहाँ आधा बिजली बिल हाफ। भूपेश सरकार जब थी छत्तीसगढ़ में तो बिजली बिल हाफ योजना लगाई, वो भी 200 यूनिट तक अगर खपत होती है तो बिजली बिल हाफ होगा। किसानों के लिए जरूर उन्होंने मुफ्त बिजली की थी। उसी तरह केंद्र सरकार ने जरूर मुफ्त बिजली किसानों के लिए दी थी। और राशन तो मुफ्त में मिल ही रहा था, बस वो योजना को 5 साल के लिए और बढ़ाने की घोषणा की है सरकार। एनडीए की आई, 5 साल राशन और अब किसानों को बिजली मुफ्त मिलती रहेगी, जो बंद नहीं किया जाएगा, ये कहा गया है जी। मतलब ये जो मुफ्त राशन और मुफ्त बिजली है ये जारी रहेगी अगले 5 सालों तक भी। समान नागरिक संहिता लागू करने का भी बीजेपी ने वादा किया है। 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करने की दिशा में बीजेपी कदम आगे बढ़ा रही है और कह रही है कि भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जैसे हम देख रहे हैं कि ताज़ा हालातों में काफी सारी संस्थाएं जो कि भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। देखिए, मोदी जी पिछले चुनाव में ही, जब चुनाव से पहले उन्होंने घोषणा कर दी थी भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। योगी जी ने भी अपने स्टेट में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार, गुंडे मवालियों, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी है। उसी तरह देश में भी मोदी सरकार जब से आई है, कहीं ना कहीं देखिए आप, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए निकल रहे हैं राजनेताओं के पास, अधिकारियों के पास, इतनी छापेमारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई हो रही है। तो भ्रष्टाचारियों पर सर कार्रवाई आगे जारी रहेगी। बीजेपी अगर आ गई हमारे देश में, जो कि पूरे हम लोग उम्मीद जगह है कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी। कांग्रेस ने भी अपने न्याय पत्र में 10 वादे किए हैं, जिनमें हिस्सेदारी न्याय, युवा न्याय, नाटी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, संवैधानिक न्याय, आर्थिक न्याय, राज्य न्याय, रक्षा न्याय और पर्यावरण न्याय शामिल है। इनमें नारी न्याय भी शामिल है। सर, इस पे कुछ रोशनी डालिए। देखिए, न्याय योजना, न्याय पत्र इन्होंने नाम ही दिया है, अपने घोषणा पत्र का नाम ही न्याय पत्र दिया है, लेकिन न्याय, कितना न्याय जनता से होगा ये तो भाई सरकार बनती तो पता लगता। सरकार तो फिलहाल दूर दूर तक बनती नजर नहीं आ रही है। अगर शब्द है वो अगर शब्द कायम लग रहा है कि वो अगर शब्द के आगे इनकी राजनीति और बढ़ नहीं पाएगी, ऐसा लग रहा है। जी हाँ, क्योंकि फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है ताजा रुझानों से कि इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी, और अब ये जनता के साथ न्याय करने लायक रहेंगे भी कि नहीं। जब सरकार बनेगी तभी अपनी न्याय और पत्र पे पालन कर पाएंगे, जो फिलहाल पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। ताजा अपडेट्स हमारे पास आ रही है कि 36,000 वोटों से संतोष पांडे आगे चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में, और एमपीसीजी में बीजेपी को बढ़त हासिल हो रही है। और आगे के ताजा रुझान हम आपके साथ लेते आएंगे। और टीकमगढ़ से वीरेंद्र खटीक जीत चुके हैं। ताजा रुझान अभी ये है कि गुजरात में एनडीए 24 सीटों पर है, इंडिया 2 सीटों पर, अन्य ने अभी तक खाता नहीं खोला है।
दोनों पार्टियों ने वादे और इरादे तो जो किए हैं वो आज शाम तक साफ हो ही जाएंगे। जनता के हित में किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार, आज शाम तक ये पूरा पक्का तय हो जाएगा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन काबिज होगा, बीजेपी या कांग्रेस। समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे ब्रेक के बाद।